वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो आज पेपर था वो बहुत अच्छा गया होगा। एक जगह पर हमें निराशा देखने को मिली है, लेकिन उसको भी हम अगर इंक्लूड कर लें तो हमारा पेपर बहुत ईजी आया था और जो जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो ही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। बशर्ते अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देखें तो थोड़ा सा उससे चेंज पेपर इस बार बनाने की कोशिश की गई है और ये अच्छा भी है। ऐसा ही आपका नहीं होना चाहिए कि एक ही टाइप के क्वेश्चन पैटर्न पर बन रही हूँ जिससे कि और कुछ नया वहाँ पर ना हो। इस बार कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से नया देखने को मिला है। तो आज हम जो यहाँ पर बात करेंगे, आज हमारा 8 अगस्त 2024 को जो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों का जब मैंने फीडबैक लिया तो बच्चे थोड़ा सा निराश थे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को देखकर। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को देखें तो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पर आपको इतनी निराश होने की ज़रूरत है। देखिए, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो उसके लिए न्यूमेरिकल भी हार्ड नहीं थे। बशर्ते न्यूमेरिकल इस तरीके के पूछे गए हैं कि अगर आप लास्ट के 8 से 9 पेपर भी उठाकर देखें तो उसमें इस तरीके का न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। लेकिन सारे न्यूमेरिकल ऐसे नहीं थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो जब मैं अभी आपको एक्चुअल में क्या था, बच्चों से फीडबैक लिया गया तो बच्चों से जब मैंने बोला कि शाम को हम पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उन्होंने कहा कि सर जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था उसको आप सॉल्व करा दीजिएगा। तो इसी वजह से पेपर का एनालिसिस जो है वो लेट हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर का उन न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है उसको जब देखेंगे आप, तो आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि पेपर में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो हार्ड नहीं थे। बस ये था कि वो ट्रिकी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे गए और फॉर्मूले इतने ईजी तरीके से, इतने डायरेक्ट बेस फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल थे। बशर्ते आपने जो अभी तक न्यूमेरिकल किए हैं पिछले पेपर्स के हिसाब से, उनसे अलग आपके न्यूमेरिकल का जो पैटर्न था वो पूछा गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो सेक्शन बी आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि हमारा पेपर कैसा गया है, सेक्शन बी में हमारे न्यूमेरिकल सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। जो नेक्स्ट पेपर आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसमें काफ़ी समय आपके पास है, लगभग पूरा 1 हफ्ता आपको वहाँ पर स्टडी करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी तैयारी भी आपको अच्छे से करके चलनी है। हम जितना हो सकेगा उतना हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सेकंड सेमेस्टर का आज आपका पेपर था 8 अगस्त को और BAS 203 आपके सब्जेक्ट का कोड था। ठीक है, तो 8 अगस्त 2024 को ये आपका पेपर कंडक्ट कराया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फिजिक्स का पेपर आज आया था वो किस तरीके से पूछा गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें पैटर्न की, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिला। पहला जो मैथ सेकंड का पेपर हुआ उसको और इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर पूरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में था। यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस आपको गिवन थी। तो अभी यूनिवर्सिटी अब तक कंफ्यूज है कि उसको पेपर इंग्लिश में देना है या इंग्लिश हिंदी में देना है, और इसी को देखते हुए बच्चे भी कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं कि हम पेपर में या एग्जाम में अपने आंसर मिक्स लैंग्वेज में लिख के आए या टोटली इंग्लिश में लिख के आए। तो यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता है किस तरीके से वो पैटर्न दे रही है या किस तरीके से वो चाहती है कि इंग्लिश बेस्ड हो या इंग्लिश हिंदी बाइलैंग्वेजल बेस्ड हो। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों पेपर डिफर तरीके से आपके पूछे गए हैं। आज के पेपर का जो पेपर आपका हुआ है उसकी पेपर ID आपको यहाँ पर दिख रही होगी 411084, और कोड की मैं बात करूं तो BAS 201 आपके सब्जेक्ट का कोड है, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी एग्जाम इंजीनियरिंग फिजिक्स 2023-24 सेमेस्टर सेकंड का आपका पेपर था। मैक्सिमम 3 आवर्स आपको मिले थे। 70 मार्क्स के लिए आपका ये युद्ध लड़ा जाना था, और 70 मार्क्स के लिए जो युद्ध आप लड़ने गए थे अपने एग्जाम हॉल में, उसका सेक्शन A स्टार्ट होता है और उसमें सारे क्वेश्चन 7 के 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो वो आपका सेक्शन A 14 मार्क्स का वेटेज रखता है इन 70 मार्क्स में से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेक्शन A में। तो देखिए, सेक्शन A में कुछ भी नहीं था। सेक्शन A बहुत ही ईजी पूछा गया था।
बहुत आसान तरीके से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर देने थे। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ट्रिकी क्वेश्चंस की फॉर्म में क्वेश्चन ना पूछे जाए तो फिजिक्स का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहला ही क्वेश्चन सबसे दिया हुआ है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। अगर आपने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा तो वहां पर हमने ये क्वेश्चन लॉन्ग में पार्ट में एक में ऐड कर दिया था क्वेश्चन के साथ कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वेव फंक्शन की, ये यहां पर पूछा गया है। तो दो फिजिकल जो वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंस थे वो आपको यहां पर लिखने थे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वेव फंक्शन जनरली हम किस चीज से डिनोट करते हैं, यहां पर साई से हम बात करते हैं। तो ये वेव फंक्शन बेसिकली आपकी जो मैटर वेव होती है उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है। चाहे आप पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लीजिए, टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर लीजिए, उसके हिसाब से इसकी सिचुएशंस बताता है। वहीं पर दूसरी बात यह, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं साई एक्स टी का, तो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस वेव फंक्शन का डिफाइन करना था। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स आप बताते इनफ था। वहां पर भी हमने 2 पॉइंट्स इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर उसमें बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाई मैक्सवेल प्रपोज द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में क्यों मैक्सवेल को लगा कि मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको ये आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट जब इंट्रोड्यूस होती है, मतलब अगर हमारे सर्किट में हम कैपेसिटिव एलिमेंट लगा देते हैं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट का सिनेरियो ऐड हो जाता है। और इसी वजह से मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर्स का जो लॉ है, यानी कि मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ को इंडिकेट करती है, वहां पर मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अपने अच्छे से एक्सप्लेन करके लैंग्वेज में आए। वहीं पर नेक्स्ट जो ट्रिकी क्वेश्चन यहां पर बना, थिक फिल्म शोज नो कलर इन इंटरफेरेंस बाय। तो जैसे मैंने बताया था, जब हम अगर सपोज हम बात करें डिफ्रैक्शन में स्लिट की, तो स्लिट की जैसे जैसे विड्थ बढ़ती है तो वो जो लाइट है उसके फैलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और जो सेंटर पर आपको लाइट मिल रही थी बहुत ही शार्प, वो क्या होती है, वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से अगर फिल्म की मोटाई को हम बढ़ाते चले जाते हैं तो वहां से जो लाइट निकलेगी और स्क्रीन पर जाकर इंसिडेंट होगी दो किन्हीं कोहेरेंट सोर्सेस से, तब भी वो लाइट आपको एज ए इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर साइज बढ़ गया है, जिससे कि आपकी शार्पनेस स्क्रीन पर जो लाइट पहुंच रही है उस पर नहीं क्लियरली विजिबल हो पाता है। ठीक है, आप जैसे देखते होंगे ना कि घरों में बहुत बड़ी बड़ी विंडोज लगी हुई हैं, तो दोनों विंडोज से लाइट तो आपने रूम में एक ही जलाई है, दोनों ही विंडो से लाइट बाहर निकल रही है, तो क्या आपको कहीं इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनका साइज कंपेयर टू जो लाइट है जो वहां से पास हो रही है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो यही रीजन है कि थिक फिल्म में आप इंटरफेरेंस को मेजर नहीं कर पाते। आगे बात करते हैं एक्सप्लेन रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है जब हमने माधव श्रृंखला की बात की थी। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम उस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो चेंज है ना। तो रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन मतलब हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपके दो जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग दिखाना या अलग अलग कर पाना, वही एक रे लाइन क्राइटेरिया रिजोल्यूशन है। अगर आप इसके हिंदी वर्ड्स पर भी जाएंगे तो वहीं से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाता है इसकी डेफिनेशन का। विभेदन मानदंड यही यहां पर पूछा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जब भी हमने हीलियम नियॉन लेजर या रूबी लेजर की बात की है तो हमने हमेशा आपको बताया कि हीलियम नियॉन लेजर जो है वो सुपीरियर होता है रूबी लेजर से। अब क्यों होता है उसका एक पॉइंट मैं अगर आपको यहां पर बताऊं तो हीलियम नियॉन लेजर जो है वो एक कंटिन्यूअस पल्स वेव लेजर है,
वहां पर आपको जो वेव मिलती है वो कंटिन्यूअस मिलती है। इंटेंसिटी जो होती है, जो आउटपुट मिलती है लेजर की, हीलियम नियॉन लेजर की, वो हाई होती है कंपेयर टू द रूबी लेजर। दूसरा मेन इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि हीलियम नियॉन लेजर में जो पंपिंग मेथड यूज किया जाता है वो आपका हीट की फॉर्म में एनर्जी का डिसिपेशन नहीं करता है। इसी वजह से हीलियम नियॉन लेजर में आप कूलिंग सिस्टम नहीं लगाते हैं, जबकि रूबी लेजर में आपको कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 से 3 पॉइंट आपको लिखने थे और 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाते। इसमें आपको कोई भी ब्रॉडली चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी थी। पता चला कि बच्चों ने यहाँ पर हीलियम नियॉन लेजर का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और आप 4 लेवल के हिसाब से उसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर दी। नहीं, बस ये 2 पॉइंट आपको लिखने थे और 2 नंबर आपके पक्के। वहीं पर देखिए, जब हमने बात की स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, यानी कि जो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हैं, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में हमने कंपैरिजन की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो वहां से आपको यहां पर केवल इतना लिखना था कि स्टेप इंडेक्स फाइबर वो होता है जिसकी कोर जब हम फैब्रिकेट करते हैं तो उसका पूरी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर पे मैक्सिमम होता है और सेंटर के दोनों तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो आपका बढ़ता चला जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स फाइबर। दूसरा, स्टेप इंडेक्स फाइबर सिंगल मोड भी हो सकता है, मल्टी मोड भी हो सकता है, लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होता है वो केवल और केवल मल्टी मोड ही रहता है। एंड थर्ड, अगर आप और तीसरा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो ये भी हो सकता है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर में आपकी जो रे है वो आपका सिंपल पाथ फॉलो करती है, जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आपकी जो रे है वो हेलिकल पाथ को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। तो ये आपको कंपैरिजन 2 या 3 पॉइंट लिखने थे, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज टॉप डाउन एंड बॉटम अप मेथड। इसमें केवल और केवल इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना था, ना कि इसको आप पूरा डीपली लिखें। तो एक आप टॉप डाउन के बारे में बताएंगे या उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दीजिए आप, या फिर दूसरा आप बॉटम अप के बारे में बताएंगे, तो आपका वो एक एक नंबर के दोनों पार्ट यहां पर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि इस सेक्शन ए में कोई भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन ने आपको परेशान नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो सेक्शन बी है, जो सभी बच्चों के लिए आई थिंक मुझे लग रहा था कि सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन सिरदर्द बनने की कोई ऐसी इसमें वजह थी नहीं। बस ये है कि लैंग्वेज को घुमा दिया गया है ना, और कुछ यहाँ पर नहीं किया गया। जिन्होंने स्टार्टिंग से चीजें पढ़ी हुई हैं, जिनके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से क्लियर हैं, वो 5 के 5 न्यूमेरिकल भी आसानी से करके आ सकते। लेकिन आपको तो यहाँ पर चॉइस है, कोई भी 3 आपको करने थे और 2 तो बहुत इजी आपको जैसे कराए हुए हैं वैसे एज इट इज देखने को यहाँ पर मिल गए हैं सेक्शन बी में। वो कौन से हैं? देखिए, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप गौर करें इस पर, यहाँ पर पूछा गया है कि कैलकुलेट कीजिए आप एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5.3 इंटू 10⁻12 पर सेकेंड, फिर एट 500 केल्विन ट्रेवलिंग एज। ये सारी चीजें कब हैं? जब आपको क्लासिकल ऑस्किलेटर की बात की जा रही है, यानी कि क्लासिकल ऑस्किलेटर में एनर्जी क्या होगी जब ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। फिर आगे प्लैंक्स ऑस्किलेटर में क्या होगी एनर्जी जब ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आगे उन्होंने कांस्टेंट वैल्यूज भी दी हुई हैं, के की वैल्यू उन्होंने गिवन की है और एच की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपको क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ से पूछ लिया गया है, लेकिन क्लासिकल ऑस्किलेटर की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल ऑस्किलेटर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि क्या उसकी एनर्जी होती है, और प्लैंक्स ऑस्किलेटर का पूरा डेरिवेशन हमने किया हुआ है, रिजल्टेंट एनर्जी क्या लास्ट में निकल कर आती है। वो दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो सीधा वैल्यूज आपको गिवन है, वहां पर पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। किस तरीके से, चलिए मैं बता देता हूं आपको। क्लासिकल ऑस्किलेटिंग एनर्जी की अगर मैं बात करूं, कब? जब आप ई क्लासिकल ऑस्किलेशन में जाते हैं तो वो डायरेक्टली इक्वल होता है के टी के। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत जगह यूज भी किया है। ठीक है, लेकिन छोटी चीज है
इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके, है ना। और इस वजह से देखिए इस क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर घुमा दिया। कितना इजी क्वेश्चन है। ई क्लासिक इक्वल्स टू के टी, के की वैल्यू भी गिवन है, टी की वैल्यू भी गिवन है, बस मल्टीप्लाई करनी थी कैलकुलेटर से। वहीं पर अगर हम प्लैंक्स ऑस्किलेटिंग एनर्जी की बात करें तो आपने पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है कि एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 होता है। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, कहीं पर भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यूज रखिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। एच न्यू जो है यहाँ पर ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी आपको यहाँ पर गिवन है। जब सारी वैल्यूज आप पुट कर देते हैं जो कि ये गिवन है, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5.3 इंटू 10⁻12 पर सेकेंड, टेम्परेचर आपके पास है 500 केल्विन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। यही वैल्यूज आपको दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने में चाहिए, अदरवाइज आपकी कोई भी ऐसी यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है जो किसी अदर फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करनी पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा एफर्ट तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में करना पड़ा होगा, है ना। जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्लासिकल ऑस्किलेटर की जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 6.9 इंटू 10⁻⁻21 जूल। वहीं पर प्लैंक्स ऑस्किलेटर एनर्जी जो आती है, जिसको आप ई क्वांटम भी बोल सकते हैं, वो है आपकी 5.3 इंटू 10⁻⁻21 जूल। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करके देख लेना, हो सकता है कोई वैल्यू आपकी चेंज हो, अदरवाइज आपका कैलकुलेट करके ही ये वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप एक बार इसको कैलकुलेट जरूर करें। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं तो आप अपने आंसर को यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा क्वेश्चन ये था, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट पर हमने ध्यान नहीं दिया है, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से केवल और केवल 5 मिनट के एफर्ट से ये 7 नंबर आप बहुत आसानी से कर सकते थे। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऑब्वियसली बात है वो करके भी आए होंगे, और जिन बच्चों से जैसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा भी है कि सर न्यूमेरिकल में 1-2 न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आई, लेकिन हमें 3 न्यूमेरिकल करने थे तो हम सेक्शन करके आए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था सेक्शन बी का, जो पहला न्यूमेरिकल पूछा गया था। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल में अगर हम बात करें तो फाइंड द स्किन डेप्थ। यहां तक जब बच्चों ने पढ़ा होगा तो बच्चे खुश हो गए होंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, वही सिनेरियो जो हमने 10⁸ किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए किया हुआ है न्यूमेरिकल। एल्यूमिनियम के लिए बात की गई है, जहां पर सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है और म्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे ये दो क्या चीजें पूछ ली, इन्होंने बच्चों को बहुत परेशान किया है। लेकिन इसमें एक ये वाली क्वांटिटी ऐसी है, जब मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा तो आप खुद चौंक जाएंगे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हम इस वाले पार्ट को क्यों छोड़ा है। देखिए स्किन डेप्थ आप निकाल लेंगे आराम से, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज गिवन है, आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वेव वेलोसिटी क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी यहां पर ध्यान लगाते, डी ब्रोगली वेव हमने पढ़ी है, फेस वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी हमने पढ़ी है, तो ये वही है। फेस वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई एक पर्टिकुलर वेव किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो वही आपकी क्या कहलाती है बच्चों, फेस वेलोसिटी। तो जब एक पर्टिकुलर वेव की बात कर रहे हैं तो वो जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी वही तो वेव वेलोसिटी भी कहलाएगी। तो वही फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना था फेस वेलोसिटी का। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। यहां पर क्वेश्चन आपको गिवन है स्किन डेप्थ की वैल्यू, प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू और वेव वेलोसिटी की वैल्यू। ये आपको टर्म्स यहां पर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं स्किन डेप्थ फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू 1/√ऑफ पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास डेल्टा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ठीक। दूसरी टर्म यहां पर पूछी गई थी, क्या यहां पर पूछा गया था कि एक सेकेंड क्वेश्चन में देख लेता हूं, हाँ, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो दूसरी टर्म में आपसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट पूछा गया था। ये आपका एक डिफर टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्किन डेप्थ को गहराई में जाकर पूछ लिया गया है, जो कि आपके सिलेबस में जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन स्किन डेप्थ को उसने थोड़ा सा डीप में जाकर
यहाँ पर पूछ लिया। तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा इक्वल्स टू, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा प्लस आई बीटा होता है, जहां पर वो डायरेक्टली इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा के बराबर। ठीक है, यहां पर आप वैल्यूज पुट करते तो सारी चीजें आपकी यहां पर प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू आराम से आपको मिल जाती। फिर आगे बात करते हैं वेव वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया आपको, जिसकी बात हमने करते हैं फेस वेलोसिटी की फॉर्म में, यानी कि v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, वैल्यू पुट करनी थी, आपके डायरेक्ट तीनों टर्म्स यहां पर फाइंड आउट हो जाती। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की बात की, तो ये मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है कि गामा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जे, हमने ओमेगा की वैल्यू रख दी 2 पाई एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, और आपने फिर म्यू की वैल्यू रख दी, और फिर सिग्मा की वैल्यू रख दी। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट दिस टर्म, और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू आई प्लस जे स्क्वायर रूट ऑफ में ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। जब आप कंपेयर करते हैं देन फाइनली यू गेट के अल्फा डायरेक्टली इक्वल टू बीटा, और वो अप्रोक्सीमेटली होगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4 पर मीटर। जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा डीपली स्किन डेप्थ की यहाँ पर बात कर ली गई है, अदरवाइज और कोई यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है। ये आपको फॉर्मूला पता ही है स्किन डेप्थ में, आपने इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए हैं, और जो v है ये आपका वेव वेलोसिटी, यानी कि इसने फेस वेलोसिटी की बात यहाँ पर की हुई है। ठीक है, तो आई होप इस वाले क्वेश्चन में आपको समस्या आई होगी, क्योंकि ये स्किन डेप्थ का थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज ये पहला वाला जो पार्ट है, चूंकि अगर आप इसको करके आए होंगे तो यहां पर आपको स्टेप मार्किंग में ये अगर पोर्शन 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में इंक्लूड किया गया होगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर जो थी ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाती हैं जो मैंने बताया था। अच्छा, ये स्टार्टिंग में सॉरी मैंने ये बता दिया था कि ये गिवन है, नहीं, स्किन डेप्थ को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। प्रोपोगेशन कांस्टेंट को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, वो मैंने अभी यहाँ से देखा। ठीक है, और जब वेव वेलोसिटी यानी कि यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे जो गिवन है तो वो आपकी 457 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि ये वैल्यूज गिवन है, नहीं, ये वैल्यूज आपकी फाइनली आंसर में आपको मिलेंगी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सेक्शन बी में जो सेकंड न्यूमेरिकल था इसने आपको थोड़ा सा परेशान किया है, और बेसिकली इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट वाली टर्म ने। इसको अगर आप समझ पाए होंगे तो इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। देखिए, जब मैंने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था तो मैंने आपको कहा था स्पेशली कि आप एनस्लिट तो करके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यानी कि सिंगल स्लिट तो करके जाना ही जाना था, लेकिन मैंने एन स्लिट यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में भी बार बार आपको ये कहा था कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए, आप सेक्शन बी में भी क्वेश्चन पूछा है और सेक्शन सी में भी क्वेश्चन आपसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पूछा है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज जस्ट एबल टू रिजॉल्व 2 लाइंस ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 वेवलेंथ दी हुई हैं, 5140.34 एंगस्ट्रॉम और 5140.85 एंगस्ट्रॉम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर बात की गई है। वहीं पर अगर हम बात करें विल इट रिजॉल्व द लाइंस 8037.20 एंगस्ट्रॉम एंड 8037.5 एंगस्ट्रॉम इन द सेकेंड ऑर्डर। ये कहना चाह रहा है कि क्या सेकेंड ऑर्डर में इस वेवलेंथ की जो रेंज होगी लाइट की वो रिजॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी जब आपकी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जनरली रिजॉल्व कर लेती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर दिस एंड दिस वेवलेंथ। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन वो हमने एक जो पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं या यूनिट वाइज जो हमने न्यूमेरिकल्स किए उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमने अभी प्रीवियस ईयर्स वाली सीरीज निकाली थी तो उसमें ये लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ा है और आपने रिजॉल्विंग पावर उसमें पढ़ी है तो आपको इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिजोल्यूशन की बात करें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर
बेसिकली क्या होता है कि जो रे लाइन क्राइटेरिया है उसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो R इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू स्मॉल एन कैपिटल एन। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, डेल्टा लैम्डा जो है वो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है वेवलेंथ के बीच में जो रिजॉल्व हमको करनी है। एन जो है वो ऑर्डर है डिफ्रैक्शन का, और कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स हैं जो इल्यूमिनेट हैं, यानी कि जिसको हम एन स्लिट बोल देते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को। ठीक है, तो वो यहां पर कैपिटल एन की वैल्यू है। ठीक, तो जनरली अगर मैं यहां पर बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिजोल्यूशन के लिए, तो आपको लैम्डा 1 आपको दिया हुआ है 5140.34 एंगस्ट्रॉम, है ना, और वहीं पर लैम्डा 2 दिया हुआ है 5140.85 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर द फर्स्ट ऑर्डर हम बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने यहां पर बात की है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप वेवलेंथ डिफरेंस निकालना चाहें तो डेल्टा लैम्डा 1 ही मैं इसको बोल देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा यहां पर, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो माइनस करने पर 0.51 एंगस्ट्रॉम आपको यहां पर मिल जाएगा वेवलेंथ का डिफरेंस। अगर हम यहीं पर बात करें फॉर द सेकेंड ऑर्डर, अगर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करें तो सेकेंड ऑर्डर के लिए वेवलेंथ जो दी हुई है वो मैं यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो इसको लैम्डा 3 मान लेते हैं। लैम्डा 3 आपको दिया हुआ है 8037.2 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा आपको लैम्डा 4 दिया हुआ है 8037.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ पर हम अगर दोनों के बीच का वेवलेंथ डिफरेंस निकालें तो मैं यहाँ पर डेल्टा लैम्डा 1 डैश इसको कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 0.30 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके दोनों जो वेवलेंथ दी हुई हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज फॉर द सेकंड ऑर्डर रिजोल्यूशन, उनकी हमने जो मिनिमम वेवलेंथ डिफरेंस है वो यहां पर फाइंड आउट कर ली है। अब आपसे पूछा क्या गया था, अब आपसे पूछा गया था कि कैलकुलेट कीजिए रिजॉल्विंग पावर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर द सेकंड ऑर्डर। फिर चेक करना है सेकंड ऑर्डर में कि क्या वो रिजॉल्व कर पाएंगे उस वेवलेंथ को या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें पता है, जैसा कि फॉर्मूला आप यहां पर देख रहे हैं, R इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पर बात करूं तो लैम्डा 1 अपॉन डेल्टा लैम्डा 1 हो जाएगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास जो रिजॉल्विंग या रेलाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन पावर है ग्रेटिंग की, वो इस तरीके से आप फाइंड आउट यहां पर कर पाएंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू 5140.34 अपॉन यहाँ पर जो डिफरेंस है वेवलेंथ का वो 0.51 है। चूंकि दोनों यूनिट्स एंगस्ट्रॉम में है तो चेंज करने की आपको यहाँ पर मीटर में जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10079.88 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपको फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिजॉल्विंग पावर मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें फॉर द सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में हमें क्या करना होगा, ये जो स्मॉल n है यहां पर तो ये 1 है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा यहां पर। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो R2, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, है ना, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की हमने बात की। तो अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं n कैपिटल N इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8037.2 अपॉन डिफरेंस कितना आया 0.3 एंगस्ट्रॉम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 53581.3 एंगस्ट्रॉम। ये आपको यहां पर मिल जाएगा फॉर द सेकंड ऑर्डर। अब हम बात करते हैं जब रिजॉल्व करने की बात आती है, तो रिजॉल्व करने के बाद के लिए हम रिजॉल्विंग पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, तो वो हम यहां पर बात कर लेते हैं। रिजॉल्विंग पावर रिक्वायर्ड, वो डायरेक्टली जिस तरीके से हमने यहां पर वैल्यू कैलकुलेट की है उस तरीके से आप यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा 3 अपॉन डेल्टा लैम्डा 1 डैश, जो हमने जैसे इसके लिए फाइंड आउट किया था ना रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू, इसी तरीके से हम सेकंड ऑर्डर में जो वेवलेंथ दी हुई है उसके लिए हम रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा 3 क्या है यहाँ पर 8037.2 अपॉन चेंज इन वेवलेंथ 0.3 यहाँ पर गिवन है, तो इट बिकम्स, ये आएगा आपका 26
5790.67 एंगस्ट्रॉम। यहां पर आपको कुछ पता चल रहा है, देखिए रिक्वायर्ड पावर इतनी है, लेकिन अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए पावर की बात करें, ड्यू टू द जो आपको लाइट दी हुई है वेवलेंथ, उसके हिसाब से वो आपकी इतनी है। तो कहने का मतलब ये है रिक्वायर्ड जो है वो इसके अंडर में आ रही है, तो इसका मतलब ये ग्रेटिंग इसको रिजॉल्व आसानी से कर पाएगा। बस इतना आपको यहां पर करके दिखाना था, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए होंगे, क्योंकि आपने रेलाइन क्राइटेरिया का डेरिवेशन अगर किया होगा तो इस तरीके से आप वहां पर वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और आपको यहां पर रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये पता होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको जोर देकर ये कह रहा था बच्चों कि आप जो न्यूमेरिकल्स के लिए फिजिक्स के फॉर्मूले वाली वीडियो बनी हुई है, उसको जरूर 2 से 3 बार रिपीट करके अच्छे से करके जाएं, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूले याद होते हैं तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, और उन गिवन वैल्यूज में उस यूनिट के अगर हमें सारे फॉर्मूले याद हैं तो वहां से हम अंदाजा लगाकर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये सारा यहां पर मैंने करके आपको दिखा दिया है ना, ये आपका, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का। द कोहेरेंट लेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज 2.945 इंटू 10⁻⁻² मीटर एंड इट्स वेवलेंथ इज 5890 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर कैलकुलेट आपको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ऑस्किलेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कोहेरेंस लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, और कोहेरेंस टाइम आपको फाइंड आउट करना है। इस वाले क्वेश्चन में आप फ्रीक्वेंसी तो आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस कॉन्सेप्ट से हटके है, ठीक है। लेकिन चेंज भी जरूरी है, एक ही पैटर्न पर वही क्वेश्चंस रिपीट कर करके बार बार देना ये भी ठीक नहीं होता है। ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कुछ ना कुछ चेंजेस हर एग्जाम में होते रहने चाहिए, है ना। तो इस बार थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि हाँ AKTU ने कुछ अलग सा किया है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये रही कि आपको पेपर में थोड़ा सा गैप देना चाहिए था। एक दिन में पूरा फिजिक्स कवर अप करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जैसे कि हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 दिन का गैप है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस गैप को आप डिवाइड करके क्वेश्चंस को मतलब पेपर को अरेंज कर सकते थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपका पेपर हो गया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हुई हैं, दी हुई हैं। यहाँ पर कोहेरेंस लेंथ वेवलेंथ दिया हुआ है और कोहेरेंट लेंथ आपको दी हुई है, तो वो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि कोहेरेंस लेंथ को हम यहाँ पर LC से डिनोट करते हैं, जो कि गिवन है आपको 2.945 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। और वहीं पर वेवलेंथ अगर देखें हम, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू आपको गिवन है 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप सोचेंगे ये तो दिया ही नहीं है, तो चलिए वो भी लिख देता हूं जो आपको दिया हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम में आपको वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया है बेटो फ्रीक्वेंसी का, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जब मैं यहां पर लिखूंगा तो आप खुद अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इतना इजी क्वेश्चन था। F इक्वल्स टू C/λ से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर निकल जानी चाहिए थी, ठीक है। क्लियर। तो F इक्वल्स टू आपको C की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। चूंकि मीटर पर सेकेंड में है तो इसलिए हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करी हुई वैल्यू को रखना होगा। 5890 इंटू 10⁻⁻10 आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी वो लगभग कितना मिल जाएगी, 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका इजी था, पहला वाला। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस की पर जो
कोहेरेंस लेंथ के हिसाब से, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कोहेरेंस लेंथ अगर हम बात करें तो वो आपका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू एल सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला हमने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया हुआ है किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल पर। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल ही डिफर है, कहीं से कहीं तक हमने इसका कभी भी न्यूमेरिकल में डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात रखें यहाँ पर तो एलसी की वैल्यू आपको गिवन हुई है 2.945 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 5890 इंटू 10 टू द पावर -10। देखिए यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर वाली ही वैल्यू हमने यहाँ पर दोनों पुट की हैं। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपको आ जाती है लगभग 50,000 के आसपास, यानी कि 49998। ठीक है, तो 49,998.3 के अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। और एट द एंड आपसे पूछा गया है थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि कोहेरेंस टाइम आप बताइए। तो कोहेरेंस टाइम को हम टॉ सी से इंडिकेट करते हैं और वो इक्वल्स टू होता है एल सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो एल सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.945 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो ये आपका कोहेरेंस टाइम यहाँ पर हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा 9.82 इंटू 10 टू द पावर -11 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है टॉ सी की वैल्यू। क्लियर हुआ? तो ये तीन चीजें आपसे पूछी गई थी और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर हमने कितनी कम जगह में ही ये वैल्यू कर ली है कैलकुलेट। बशर्ते आपको इन वैल्यू का, मैं खुद कह रहा हूं कि इन फॉर्मूलोज का कहीं से कहीं तक कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीपली इस बार क्वेश्चन पैटर्न को बनाते हुए, देखते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं। बशर्ते ये वाला क्वेश्चन, आप ये वाला पार्ट जैसे कि हम स्क्रीन डेप्थ वाले पार्ट को आसानी से कर पाए थे, वो वैसे ही आप इस क्वेश्चन में ये वाले पार्ट को आसानी से कर पाए होंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को छोड़कर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिलीफ मिला था जब आपने सुपर कंडक्टर यानी कि फिफ्थ जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर देखा होगा, जिसमें आपसे क्या कहा गया है कि एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, और जो क्रिटिकल फील्ड है वो 0.0306 टी है 0 केल्विन पर। तो तब फाइंड करा रहा है क्रिटिकल फील्ड एट 2.1 केल्विन। यहां पर आपसे ये वैल्यू इसने फाइंड आउट कराई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप जरूर करके आए होंगे 7 मार्क्स का। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन आपको करने थे। अगर थोड़ा सा भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला क्वेश्चन और स्क्रीन डेप्थ में भी आपने 2 पार्ट तो जरूर किए होंगे। ठीक है, या फिर एक जो पहला क्वेश्चन है, तो अगर हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को ही छोड़ दें जो पूरा ही अलग सिनेरियो से था, तो कहीं ना कहीं आप 3 क्वेश्चन इसमें जरूर अटेम्प्ट करके आए होंगे। 3 में भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो 2 अगर आप नहीं करके आए तो फिर आपकी मिस्टेक है। 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहां से करके आने ही आने चाहिए, जिस तरीके से हमने न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन की हुई थी। ठीक है, पहला और लास्ट का 14 मार्क्स। थर्ड वाले में आप थोड़ा सा उलझ सकते थे, लेकिन अगर आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग अच्छे से मेरे कहने से पढ़ा होगा तो वो न्यूमेरिकल में भी कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो चलिए, ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसमें आपको दिया हुआ है क्या क्या है वो हम यहां पर देख लेते हैं। आपको टीसी यहां पर दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है ना, तो टीसी आपको गिवन है 4.2 केल्विन। ठीक, और फिर आपको HC दिया हुआ है फॉर द 0 केल्विन टेम्परेचर, वो है आपका 0.0306। ठीक है, ये आपको गिवन है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। क्रिटिकल फील्ड जो है वो 2.1 केल्विन पर आपसे पूछा गया है, तो दैट मीन्स ये टेम्परेचर दिया हुआ है जिस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहने का मतलब ये है क्रिटिकल फील्ड एट 2.1 केल्विन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि HCT इक्वल्स टू होता है HC0 ब्रैकेट में 1 - T अपॉन TC का होल स्क्वायर।
ठीक है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है और फाइनली आपको जो आंसर यहां पर मिलेगा HC 2.1 केल्विन, मैं यहां पर इस तरीके से मेंशन कर देता हूं, वो है 0.02295 टेस्ला। ठीक है, ये आपको यहां पर HCT की वैल्यू इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। हलवा था 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत ईजी था। तो ये सेक्शन बी जिसने कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशान किया, लेकिन पहला क्वेश्चन और जो इसका 5वां क्वेश्चन था, दोनों में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल और जो फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन से कम एफर्ट में आप ये क्वेश्चन कर पाए होंगे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा और आप इसकी लैंग्वेज को पहले वाले की बेसिकली समझ गए होंगे तो। ठीक है, तो ये सेक्शन बी आपका यहीं पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी, जिसमें कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। कहीं पर भी सिंगल क्वेश्चन जो 3, 4, 5, 6, 7 5 क्वेश्चन हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसे आप अटेम्प्ट ना करके आए, जिसको हमने अपने बार बार जो भी वन शूट वीडियो हो यूनिट का, या फिर मॉडल पेपर हो, या फिर कंबाइंड फिजिक्स की वीडियो हो, हर जगह हमने वहां पर डिस्कस किया है। आपका वो सारे टॉपिक हमने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाए थे, है ना। देखिए बच्चे खुश हो गए होंगे जैसे ही सेक्शन सी उन्होंने बी के बाद पहुंचे होंगे सेक्शन सी पे, तो उन्हें राहत की सांस मिली होगी जब उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट देखा होगा और फिर उसके एक्सप्रेशन को यहाँ पर ड्राइव कराया गया है। फिर उसमें यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि वाई कॉम्पटन इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व विद द विजिबल लाइट। ये एज इट इज लैंग्वेज में मैंने 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। और जब मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन कराया था तो उसमें एट द एंड मैंने ये आपका जो रीजन था वो आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर बिकॉज जो चेंज इन वेवलेंथ होता है कॉम्पटन इफेक्ट में एट द आफ्टर द कोलिजन, वो इतनी कम होती है वेवलेंथ चेंज कि वो विजिबल लाइट के जो रेंज है वेवलेंथ की उससे बहुत 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 छोटी होती है। इस वजह से आप इसको विजिबल नहीं कर पाते हैं, है ना। ये वहां पर आपका था कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर लिखना था। अगर आप इसको यही क्वेश्चन नहीं आता था तो दूसरा हमने बताया था कि आइगन वैल्यूज या आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना फ्री पार्टिकल के लिए जब वो 1 डायमेंशनल बॉक्स में दिया हुआ है, यानी कि 1 डायमेंशनल बॉक्स वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पर पूरा करके दिखाना था। तो आपको ये नहीं आता था तो ये अटेम्प्ट कर सकते थे, ये नहीं आता था तो ये अटेम्प्ट कर सकते थे, यानी कि आप चाहते तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट यहाँ से कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन आपको गिवन है। तो अगर हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने कितनी बार आपको बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइव कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन द कंडक्शन मीडियम एंड यूज दीज इक्वेशंस टू ड्राइव द डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। ठीक है, पुरानी वीडियो में हमने पूरा ड्राइव कराया हुआ है, फिर हमने उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी आपको निकलवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाए होंगे। अगर चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमने बार बार आपको बताया है कि पॉइंटिंग थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपसे स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल यहाँ पर चिपका दिया गया था कि ड्राइव कीजिए एक्सप्रेशन फॉर द इट, ये तो हो गया आपका पॉइंटिंग थ्योरम का। और फिर एक 100 वॉट सोडियम लैंप रेडिएटिंग इट्स पावर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लैंप, यानी कि लैंप से 5 मीटर की जो डिस्टेंस है उस पर आपसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वहां पर पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली करके आए होंगे अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो। अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा डेरिवेशन आपसे पूछा गया था, कंफ्यूजन का यहाँ पर कोई भी मायने नहीं बनता है। बस कंडक्टिंग मीडियम के लिए कुछ टर्म्स थी जो आपको वहां पर पुट करनी थी। ठीक है, आई होप आप दोनों क्वेश्चन या जो भी आपको इसमें से अच्छे से आता होगा वो आप करके आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, इससे पहले ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये तो एज इट इज वहां पर वैल्यू के साथ वही आ गया जो हमने संगम श्रृंखला में करा हुआ है। ये रहा आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 है जो सिंघम श्रृंखला के पार्ट नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, या वन शूट वीडियो जो है पूरे न्यूमेरिकल्स की, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिलेगा। गिवन क्या है, पावर आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन हुआ है, ई की वैल्यू और एच की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो हमें पता है कि जो पावर डेंसिटी या फिर जो इंटेंसिटी ऑफ पावर होती है वो क्या होती है, पावर अपॉन पर यूनिट एरिया, यानी कि 100/4πr²। तो पावर आपकी यहां से आ जाती है, जिसको आप पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम के कॉन्सेप्ट से देखें तो S इक्वल्स टू ई एच यहाँ पर होता है। तो ई एच इक्वल्स टू आपकी ये हो जाएगी, पावर की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे 0.318। फिर एक रिलेशन हमें पता है E अपॉन एच में, वो होता है E अपॉन एच इक्वल्स टू 377। तो यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो यहाँ से आपको E की वैल्यू मिलती है 10.95 वोल्ट पर मीटर। और जब ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर सेकंड या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, देन यू गेट H इक्वल्स टू 0.029 एम्पियर पर मीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट था, ये एज इट इज जो हमने सीरीज कराई है उसमें हमने पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं सेक्शन सी में। तो कलर मैं चेंज कर लेता हूं यहाँ पर। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर पूछा गया है और फिर डिटरमाइन कराया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड। देखिए, सबसे पहले तो आप चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए आप न्यूटन रिंग में डार्क या ब्राइट के लिए डायमीटर निकाल लीजिए, या फिर ट्रांसमिटेड लाइट में किसी भी तरीके से आप यहाँ पर डायमीटर निकालेंगे, किसका, ब्राइट और डार्क रिंग का। उसके बाद आप ब्राइट या डार्क को लेकर कोई भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में रखा है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कराया था। और वो तब तक आप नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक आप न्यूटन रिंग में डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग फाइंड आउट या nth ब्राइट रिंग फाइंड आउट ना करें। तो पहले आपको डायमीटर फाइंड आउट करना था फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट, फिर वहां पर एक मीडियम आपको कंसिडर करना था कि दोनों लेंसेज के बीच में जो मीडियम रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फिर उसको आपको कैलकुलेट करना था। जब हमने न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था अपनी वन शूट वीडियो में यूनिट नंबर 3 की, तो वहां पर मैंने दोनों एप्लीकेशंस आपको कराई थी और बोला था कि इंपॉर्टेंट है, करके जानी है, जिसमें हम वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करते हैं और जिसमें हम म्यू की वैल्यू यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने आपको अपने दिल की एक आवाज बताई थी कि क्या कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो है ये आपका इस बार आ सकता है, और इस पर एक न्यूमेरिकल और एक पूरा 7 नंबर का डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो अगर वो आपको नहीं आता था तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% बच्चों ने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया होगा वो न्यूटन रिंग अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, क्योंकि वो 90% बच्चे ऐसे हैं कि जो डिफ्रैक्शन की बात सुनते ही डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट को ही याद करके आते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें एक ही डेरिवेशन मैंने आपको बताया था लेजर में, और वही डेरिवेशन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि व्हाट आर द आइंस्टीन ए एंड वी कोएफिशिएंट ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दोनों कोएफिशिएंट्स के बारे में पूछा गया है और फिर इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसको यहाँ पर ड्राइव करने के लिए उसने कहा है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेटली करके आए होंगे क्वेश्चन, बहुत इजी आपका ये रिलेशन होता है और आप आसानी से इसको करके आ गए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट की, तो ये भी कोई हार्ड यहाँ पर पार्ट नहीं बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटेन्युएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में एटेन्युएशन से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में एटेन्युएशन एक टाइप का लॉस होता है, उसके बारे में सबसे पहले आपको ये बताना था और फिर आपको डिस्कस करना था इंपॉर्टेंस फैक्टर जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लॉसेज ऑफ पावर इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में पावर के लॉस के लिए, तो जैसे पहला एटेन्युएशन टाइप ही लॉस हो गया, दूसरा आपके सिलेबस में डिस्पर्सन टाइप लॉस है। एटेन्युएशन क्यों होता है, उसके 3-4 फैक्टर होते हैं कि आपकी लाइट स्कैटर हो जाए, या फैब्रिकेशन करते समय उसमें कोई पार्टिकल ऐसे रह जाए जिसका
का साइज वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो उस लाइट को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। फैब्रिकेशन के समय में कोर में कोई भी क्या कहते हैं कि कहीं से कोर पिचकी हुई होती है, तो ये सब तरीके हैं जो फैक्टर्स आपके रेस्पॉन्सिबल रहते हैं पावर के लॉस के ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें यूनिट नंबर 5 से। तो देखिए, मैंने मीजनर इफेक्ट को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हुआ था, तो मीजनर इफेक्ट यहाँ पर पूछा गया है और पूरा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर मीजनर इफेक्ट का पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन सोचते थे कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता था टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर और इधर आपका सोल जेल और दूसरी जो मेथड है फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, वो हमारे माइंड में रहते थे कि एक एक तो जरूर बन ही जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर इस बार घुमा दिया वो चीजें, वो आपका शॉर्ट में पूछ लिया और यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका पूछ लिया कि व्हाट आर द चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज दैट टेक प्लेस इन ए मटेरियल व्हेन इट्स साइज रिड्यूस टू नैनो स्केल। मतलब अगर आप किसी मटेरियल के साइज को नैनो स्केल पर रिड्यूस करते हैं तो उसमें या उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस पर आपको डिस्कशन करना था। एंड आगे गिव सम एग्जांपल्स, आल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर दीज प्रॉपर्टी चेंजेस। और फिर आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करने थे रीजन जो कि इन चेंज इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा ही यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का अलग कर दिया नैनो मटेरियल से, है ना। लेकिन मीजनर इफेक्ट क्योंकि हम बहुत अच्छे से, मैंने बार बार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, तो आपने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन सी में किसी भी बच्चे को, मैं तो मानता नहीं हूं अगर वो हमसे रेगुलर पढ़ा हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। और सेक्शन बी जो कि पूरा न्यूमेरिकल पूछा गया है, 5 यूनिट से एक न्यूमेरिकल बनता है, पहला और लास्ट का न्यूमेरिकल आप डेफिनेटली करके आए होंगे। बचता है एक न्यूमेरिकल जो कि वो आपको 5 में से 3 न्यूमेरिकल वहां पर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपने ग्रेटिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि वो एज इट इज क्वेश्चन आपके बने हुए हैं पहले भी इसी तरीके से। लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन था और फोर्थ क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हटके सिनेरियो से डीपली चीजें पूछी गई थी, जो कि अभी तक आपके सिलेबस में कभी भी नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो ये आज का पेपर था इंजीनियरिंग फिजिक्स का। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। किस तरीके का आप अटेम्प्ट करके आए हैं, कितना आपको उम्मीद लग रही है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस पेपर एनालिसिस को देखने के बाद जरूर करेंगे कि आपको कितने मार्क्स आउट ऑफ 70 मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे अपना न्यूमेरिकल भी करके आए होंगे तो वो कंफ्यूज थे कि हम सही करके आए हैं नहीं करके आए हैं, आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको स्टेप वाइज ये बता दिया, अगर आपने इस तरीके से किया होगा तो बेसिकली आपको वहां पर आंसर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तब भी आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपका पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स आपके आने के चांसेस हैं, कितने का आप अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें, जैसा कि मैंने बताया है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि बच्चे अपना जो पेपर है उसको मैच कर सकें। और अगर उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो वो अगले पेपर में अपने सुधार कर लें। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन हैं, जो पेपर होने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए हम भी तैयार हैं और आप भी ईमानदारी से तैयार हो जाइए, लग जाइए अपनी तैयारी में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।